हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेशन रीजन का क्वेश्चन नंबर 9। तो एसेशन के अंदर दे रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ टू पार्टिकल्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन आर S1 बराबर 2t माइनस 4t स्क्वायर एंड S2 इक्वल टू माइनस 2t प्लस 4t स्क्वायर। आगे कहते हैं relative velocity between the two will go on increasing तो देखते हैं, क्योंकि सवाल पूछा गया है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जबकि अपने को S1 S2 गिवन है, तो क्यों ना हम अपना अप्रोच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल उठता है कि किसके रेस्पेक्ट में लिया जाए। किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं कि विथ रेस्पेक्ट टू 1 या विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में अपन ले सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर द मोशन विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो अगर हम बात करें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो वो निकल के आएगा S12 बराबर S1 माइनस S2। गौर से देखें तो अगर वाकई S1 माइनस S2 करते हैं तो जो एक्सप्रेशन वो कुछ निकल के आएगा 4t माइनस 8t स्क्वायर। ऑलराइट, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है 4t माइनस 8t स्क्वायर। अब लगे हाथों निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसके बारे में पूछा गया है। तो the relative velocity of 1 with respect to 2 will be simply, because we already have S12, we can differentiate it. So V12 will be equal to ds12 upon dt. The differentiation of S12 with respect to time, simply relative displacement को आप differentiate करोगे, सीधे सीधे relative velocity मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये जो एक्सप्रेशन अपने पास आ रखा था, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो निकल के आएगा 4 माइनस 16t। ऑलराइट, 4 माइनस 16t, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ गया। अब हालांकि यही एक्सप्रेशन अपने आप में काफी है इस सवाल को एनालाइज करने के लिए। उन्होंने कहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन को तो देख करके कुछ और ही नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी का है 4 माइनस 16t, और जहां तक बात है t यानी टाइम का, तो वो तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। हालांकि शुरुआत में उसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए आप कह सकते हो शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 4, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 4। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो जरूर एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय ये जो टर्म है 16t वो बढ़ के 4 के बराबर हो जाएगा, और शायद उस समय इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी घट के, जो शुरुआत में 4 थी, वो घट के 0 हो जाएगी। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वो लगातार बढ़ता नहीं जाएगा, वो तो उसके उलट घटता नजर आ रहा है, और घट के ये 0 हो गया। हालांकि 0 होने के बाद 0 रह नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम है, लगातार बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा होगा। यानी अगले पल 16t की वैल्यू 4 से भी ज्यादा हो जाएगी, और अगली पल, इस वजह से अगली पल जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो शुरुआत में 4 थी, घट के 0 ही, अब वो नेगेटिव में बढ़ना शुरू होगी। ऑलराइट, तो कहानी तो कुछ और ही नजर आ रही है।
इन्होंने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन कहानी तो कुछ ऐसी दिख रही कि रिलेटिव वेलोसिटी उसकी लगातार पहले घटी और उसके बाद पुनः वो उल्टे दिशा में बढ़नी शुरू हो गई। ऑलराइट, तो ये बहुत प्यारी सी हालांकि कंडीशन है, बहुत प्यारा सा हालांकि सवाल है, लेकिन दुख की बात है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। हालांकि इसी चीज को एक और नजरिए से, एक और एंगल से अपन एनालाइज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, थोड़ा और कुछ मिलेगा सीखने के लिए। मुद्दा तो सीखना ही है ना जी। क्वेश्चन का आंसर थोड़ी निकालना है, सिर्फ एनालाइज करना है, जितना हो सके एनालाइज करना है, ताकि जितना हो सके इस क्वेश्चन को, इस सवाल को अपन कैश करा सके, यूज कर सके, उसमें से चीजें, कंसेप्ट निकाल सके, सीख सके। ऑलराइट, तो चलो एक और एंगल से देखते हैं। तो लगे हाथों एक काम करते हैं, वेलोसिटी तो अपन ने निकाल लिया रिलेटिव में, अब एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं रिलेटिव में। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आएगी 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, वो कुछ ऐसे निकल के आएगी कि a12 बराबर dv12 अपॉन dt, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन सिंपली। और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो सीधे सीधे कितना आएगा? यस, -16, -16 जो कि कांस्टेंट है, नेगेटिव दिशा में कांस्टेंट। तो अगर हम इस पूरे चीज को लेकर के एनालाइज करें और इस पूरे चीज को एक फिगर में डेपिक्ट करें, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्योंकि हम 2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि 2 रुका हुआ है, रेस्ट पे है। क्योंकि हम जानते हैं जिसके भी रेस्पेक्ट में देखा जाता है वो बॉडी रुक जाती है, ठहर जाती है। तो इस तरीके से जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, अपने रेस्पेक्ट में। 2 के रेस्पेक्ट में कहानी चल रही, पूरा पिक्चर 2 के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम 2 के रेस्पेक्ट में देखें, 2 रुकी हुई है, जो दूसरी बॉडी 1 है वो यहां पे कहीं। सवाल उठता है कि 2 के रेस्पेक्ट में 1 का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव में यदि हम देखें तो t इक्वल टू 0 पे रिलेटिव वेलोसिटी वाज 4 पॉजिटिव में, यानी 2 को लगेगा कि मैं तो रुका हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, और जो 1 है मेरे रिस्पेक्ट में, जो 1 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। लेकिन क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव में 16 है, तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि 2 को लगेगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूं, इनिशियली 1 आगे की ओर जा रही है, लेकिन पीछे की ओर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके पास है, जो कि हालांकि निश्चित रूप से उसको रिटार्ड करने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट रिटार्ड करती है। हम जानते हैं जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, पार्टिकल रिटार्ड होता है, और जब भी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेट करता है। यानी सेकंड के रिस्पेक्ट में सेकंड बॉडी को यही लगेगा मैं तो रुका हुआ हूं, फर्स्ट बॉडी रिटार्ड करता हुआ जा रहा है, और रिटार्ड करता हुआ जा रहा है तो जाके रुकेगा। लेकिन क्योंकि उसके पास एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन बनी हुई है 2 के रेस्पेक्ट में, तो जो बॉडी है 1 वो रुका रह नहीं सकता 2 के रेस्पेक्ट में, पूरी कहानी 2 के रेस्पेक्ट में, तो वो रुका नहीं रह सकता। ड्यू टू द एक्सेलरेशन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड, द बॉडी 1 विल अगेन स्टार्ट मूविंग बैक टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑलराइट, तो इस पूरे कहानी से भी अपने को दिख पा रहा है कि यस, द रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट इज decreasing, becoming 0, and after that, the very next moment, the relative velocity again start increasing, but in the opposite direction. Alright, तो इस पूरे एनालिसिस के बाद, हालांकि पहले हमने कंक्लूड कर लिया था, फिर से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि यस, जो पहला स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हालांकि जो सेकंड स्टेटमेंट है
उसके अंदर गिवन है कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ द सेम साइन देन स्पीड विल इंक्रीज, सही बात है। दोनों की अगर साइन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड अप होगा। और जब भी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, बॉडी विल रिटार्ड। तो इस लिहाज से देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अपने आप में। लेकिन क्योंकि पहला स्टेटमेंट पहले ही गलत साबित हो चुका था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी अगेन डी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर है वो डी या सी के अंदर दिया गया है, ज्यादातर डी के अंदर। ऑलराइट, जो कि सबसे आसान वाले होते हैं इनफैक्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि मेन जो चीज फंसती है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ए और बी में आती है। हालांकि घबराओ नहीं, अगला सवाल है जिसके अंदर ए और बी में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर डी लॉक कर दिया जाए। ठीक, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।